हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 19वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो कि बिहार राज्य के पटना में स्थित है। इस साम्राज्य की राजभाषा प्राकृत व संस्कृत थी और गुप्त साम्राज्य का समयकाल 240 से 550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इस साम्राज्य के जो भी शासक हुए वह बौद्ध, जैन व सनातन धर्म के अनुयायी हुए थे। भारतीय इतिहासकारों ने गुप्त शासकों को अलग अलग जाति का बताया है। जैसे इन्हें राय चौधरी ने ब्राह्मण जाति का बताया है, राखलदास बनर्जी ने इन्हें क्षत्रिय जाति का, डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी ने इन्हें वैश्य और डॉक्टर जायसवाल व कौमुदी महोत्सव ग्रंथ में इन्हें क्षुद्र जाति का बताया गया है। गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी इनके सिक्कों से, अभिलेख से और साहित्य से प्राप्त होती है। जैसे गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी जैन ग्रंथ हरिवंश व कुवलयमाला से, बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प और चंद्रगर्भ परिषद से प्राप्त होती है। इसके अलावा इनके बारे में हमें जानकारी मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र, कामसूत्र और रघुवंशम ग्रंथ से मिलती है। यह है गुप्त साम्राज्य के शासक। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त शासक बनते हैं। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, बेनगुप्त और विष्णुगुप्त शासक बनते हैं। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त माना जाता है। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हम श्रीगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी के मध्य में था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त की मुहर पर इसे गुप्तस और श्रीगुप्तस नाम दिया गया था और प्रभावती गुप्त के पूरा ताम्रपत्र लेख में इसे आदिराज नाम दिया गया था। श्रीगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार मगध, साकेत और प्रयाग क्षेत्र में किया हुआ था। इसने मगध के मृक्षयावन में एक बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया था। इस विहार का निर्माण इसने चीनी यात्रियों के लिए करवाया था। इसके अलावा यहाँ इसने 24 गांव दान भी दिए थे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बनता है, जिसका शासनकाल 240 से 320 ईस्वी के मध्य में था। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र लेख में घटोत्कच को प्रथम राजा माना गया था। ऐसा माना जाता है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच यह कुषाणों के सामंत थे। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो महाराजा उपाधि होती थी वह गुप्त काल में सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे यह पता चलता है कि यह किसी राजा के अधीन थे। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी के मध्य में था। चंद्रगुप्त प्रथम यह घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम को बुकगुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और कालांतर में इन्हीं से समुद्रगुप्त का जन्म होता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी और इन्होंने ही सर्वप्रथम चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बने थे तो इसी समय गुप्त संवत की शुरुआत हुई। इसके बाद समुद्रगुप्त शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी के मध्य में है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी
पाटलिपुत्र को बनाया था, जो कि बिहार की पटना में स्थित है। समुद्रगुप्त ने अनेक उपाधि धारण की थी, जैसे अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत, कविराज आदि। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त का विवाह दत्ता देवी से हुआ था और दत्ता देवी चंद्रगुप्त प्रथम और रामगुप्त की माता थी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन को समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि दी थी। कविराज की उपाधि हरिसेन को किसने दी थी? समुद्रगुप्त ने। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेखनी की रचना की थी, जो कि चंपू शैली में निर्मित है। इस लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान मुख्यतः 3 नीतियों का पालन किया था। यह 3 नीति है मोक्ष, ग्रहण और अनुग्रह की नीति। मोक्ष में समुद्रग्रह शत्रु को मुक्त कर देता है। ग्रहण में समुद्रगुप्त शत्रु पर अधिकार कर लेता था और अनुग्रह में समुद्रगुप्त अपने शत्रु को राज्य लौटा देता था। हरिसेन ने इस नीति को ग्रह मोक्ष अनुग्रह कहा था। समुद्रगुप्त ने अनेक विजय अभियान किए थे। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की विजय, दक्षिणापथ की विजय, आप्टिक राज्यों की विजय और सीमावर्ती राज्यों की विजय की थी। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रों ने 100 से ज़्यादा युद्धों को जीता था। समुद्रगुप्त को लगभग 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। यह है समुद्रगुप्त का साम्राज्य। ये आप जो देख सकते हैं, ये नीले कलर का, ये था चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य। इसके बाद समुद्रगुप्त ने अपना राज्य इतना विस्तार कर लिया था। इसके बाद चंद्रगुप्त शासक बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह राज्य भी जीत लिया था। इस मैप को आप देख सकते हैं। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी भी था। इसके सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। इसके सिक्कों पर अनेक आकृति मिली हैं, जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रता, गरुड़ और वीणा के चिन्ह मिले हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। वसुबंधु किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। सिंहल के राजा मेघवर्मा के अनुरोध पर समुद्रगुप्त ने बोधगया में महाबोधि संगाराम का निर्माण करवाया था, जिसका उल्लेख फाहियान ने अपने लेख में किया है। इसके बाद रामगुप्त शासक हुआ, जिसका शासनकाल 375 से 380 ईस्वी के मध्य में था। रामगुप्त समुद्रगुप्त व दत्ता देवी का पुत्र था और रामगुप्त के छोटे भाई का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। रामगुप्त के बारे में हमें जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित्र से और विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम से प्राप्त होती है। रामगुप्त का विवाह ध्रुव देवी से हुआ था, जिन्हें ध्रुव स्वामिनी भी कहा जाता था। रामगुप्त के काल में शक राजा ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन रामगुप्त ने डर के कारण शक राजा से संधि कर ली। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने धोखे से शक राजा की हत्या कर दी थी। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी के मध्य में था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्र देवी और दत्ता देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैनी को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना प्रथम विवाह ध्रुव देवी से किया था, जो कि कालांतर में कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त की माता बनती हैं, और अपना दूसरा विवाह कुबेर नागा से किया था, जो कि प्रभावती की माता बनती हैं। आपने प्रभावती का पूर्ण ताम्रपत्र लेख पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक उपाधि धारण की थी, जैसे परम भागवत, गराड़ी, सकारी, विक्रमादित्य आदि। वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। 10 गणराजाओं की विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने गराड़ी की उपाधि धारण की। शको राजाओं पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने सकारी की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के अनेक उपनाम देखने को मिलते हैं, जैसे देवराज, चंद्र, धाव, सहविक्रम, देवगुप्त आदि।
इन्हीं के काल में चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा की थी। फाहियान का वास्तविक नाम कुंग था और फाहियान के नाम का अर्थ होता है धर्मगुरु। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी महरौली के लौह स्तंभ लेख और उदयगिरी के अभिलेख से प्राप्त होती है। उदयगिरी का अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की ज़्यादातर सिक्कों में धनुर्धारी की आकृति बनी हुई थी और इनके सिक्के रत्न जड़े चांदी के सिक्के थे। इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे। यह 9 रत्न हैं कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, क्षणपरेख, बेताल भट्ट, शंकु, घटककरपरा और वररुचि। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम की रचना की थी, जो कि एक काव्य और नाटक था। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता व पंचसिद्धांत बृहजाप की रचना की थी, जो कि खगोल विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। धन्वंतरी ने आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, जो कि एक चिकित्सक ग्रंथ है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी, जो कि एक शब्दावली ग्रंथ है। क्षणपरेख ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की, जो एक ज्योतिष ग्रंथ था। बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र की रचना की थी, जिसमें मंत्रावली बताई गई हैं। शंकु ने शिल्प शास्त्र की रचना की थी, जो कि एक वास्तुकला ग्रंथ था। घटकरपर ने घटकरपर काव्य की रचना की, जिसमें नीति शास्त्र बताया गया है। और वररुचि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकीय कवि साप था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकीय कवि कौन था? साप। इनके समय में उज्जैनी और पाटलिपुत्र विद्या के केंद्र हुआ करते थे। चंद्रगुप्त का संधि विग्रहक सचिव वीरसेन था और यह एक शैव धर्म का अनुयायी था। संधि विग्रह का अर्थ होता है दूसरे राज्यों से संधि करने वाला, और वह कौन था? वीरसेन। वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम शासक बनता है। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम को गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर गुप्त कुलामल और गुप्त कुल व्योमशशी की उपाधि मिलती है। कुछ मुद्राओं पर इनकी उपाधि अश्वमेघ महेंद्र भी मिलती है, अतः ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया होगा। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र से गुप्तकालीन सिक्कों का एक ढेर मिला था, जो मयूर शैली के थे और यह सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के ही थे। इसके अलावा इनकी सिक्कों का ढेर महाराष्ट्र के नासिक से भी प्राप्त हुआ था। गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही हैं। लगभग 18 गुप्तकालीन अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इन्हीं के काल में सर्वप्रथम हुर्नों का आक्रमण हुआ था। हुर्नों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? कुमारगुप्त प्रथम के काल में। इसके बाद स्कंदगुप्त शासक बनता है, जिसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी के मध्य में था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और कहूम अभिलेख में से शक्रोदित कहा गया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था और यहाँ एक विष्णु मंदिर भी बनवाया था। स्कंदगुप्त के काल में सौराष्ट्र का गवर्नर प्रणदत्त व उसका पुत्र चक्रपालित था। यह सभी आपको स्कंदगुप्त के बारे में याद रखना है। स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भी भेजा था और भीतरी स्तंभलेख व जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुर्नों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जबकि जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र से प्राप्त हुआ था। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त शासक हुआ, जिसका शासनकाल 467 से 472 ईस्वी के मध्य में था।
यह स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। इसकी माता का नाम अनंत देवी था और इसने श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी। इसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय शासक हुआ, जिसका शासनकाल 472 से 476 ईस्वी के मध्य में था। इसके बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसका अभिलेख उत्तर प्रदेश के सारनाथ से प्राप्त हुआ था, जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के नीचे लिखा गया था। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त शासक हुआ, जिसका शासनकाल 477 से 495 ईस्वी के मध्य में था। यह पुरुगुप्त का पुत्र था। इसकी माता का नाम चंद्र देवी था और इसने श्री विक्रम, परम विक्रम और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद नरसिंहगुप्त शासक बनता है, जिसका शासनकाल 495 से 509 ईस्वी के मध्य में था। बुद्धगुप्त के बाद उसका छोटा भाई नरसिंहगुप्त शासक बना था। इसी के काल में हुर आक्रमणकाली महलकुल का आक्रमण हुआ था। इसके काल में गुप्त साम्राज्य 3 राज्यों में विभाजित हो गया था। यह 3 राज्य कौन कौन से हैं? यह है मगध, बंगाल और मालवा। इन क्षेत्रों में गुप्त साम्राज्य विभाजित हो गया था। विभाजित होने के बाद मगध का राजा नरसिंहगुप्त, बंगाल का राजा वैनगुप्त और मालवा का राजा भानुगुप्त बने थे। यह सभी आपको याद रखना है। अब हम थोड़ी इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भानुगुप्त के बारे में हमें जानकारी एरन अभिलेख और आर्य मंजूश्री मूल कल्प ग्रंथ से मिलती है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस में मिलता है? एरन अभिलेख में। और यह अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले से प्राप्त हुआ था। इसमें भानुगुप्त के एक मंत्री गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उनकी पत्नी सती हो गई थी, जिसका उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। वैनगुप्त के बारे में हमें जानकारी बांग्लादेश की गुनेधर ताम्रलेख से मिलती है। इस लेख में एक बौद्ध विहार निर्माण का उल्लेख भी किया गया है। कुमारगुप्त तृतीय के बारे में हमें जानकारी बिहार की नालंदा लेख से मिलती है और कुमारगुप्त तृतीय की माता महादेवी वर्मा व मित्र देवी थी। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक विष्णुगुप्त माना जाता है। यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। यह सभी पॉइंट आपको इन सभी शासकों के बारे में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए